दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि हमारी स्टोरी चल रही थी सुहेली की नरभक्षी बाघिन की स्टोरी, जिसने टोटल 22 इंसानों को मारकर खाया था और इसका जो 7वां शिकार था वो लाभ सिंह बना था। और किस प्रकार उसने एक एक करके 7 इंसानों को मारा वो मैंने अपने पिछले पार्ट में आपको बताया है। और लाभ सिंह को मारने के बाद जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एनपी सिंह और उनके साथ एक शिकारी था जिसका नाम बाबू सिंह था, उन दोनों को अपॉइंट किया गया। और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे वो स्वयं प्रस्तुत हुए थे। उनका इरादा इस शेरनी को ट्रैंकुलाइज करने का था और अगर ट्रैंकुलाइज करने में वो असफल रहे तो बाबू सिंह जो शिकारी थी उनकी ड्यूटी थी कि इस शेरनी को गोली मार दी जाए। और इस सब व्यवस्था के लिए वहां पर पहले से ही 2 हथनियां, एक चंपाकली जो कि टाइगर की एक्सपर्ट हथनी थी और इसके अलावा हरिहर प्यारी वो भी टाइगर की सुपर एक्सपर्ट हथनी थी, जिनके पीठ पर बैठ करके कई मैनीटर टाइगर्स का और वैसे नॉर्मल टाइगर्स का पहले के राजाओं के जमाने में शिकार किया गया था। और इन हथनियों की सहायता से वहां जहां पर लाभ सिंह को उस शेरनी ने मारा था, करीब 100-150 गज की दूरी पर एक गूलर का भारी पेड़ था। उस पेड़ से करीब 25-30 फीट की दूरी पर गन्नों को साफ करके और जो वहां आसपास घास थी उसको साफ करके, और जब उसकी सफाई की जा रही थी तब दोनों हाथियों को वहां पर पहरे में खड़ा किया गया था और उनके बीच में 2 आदमी उतर करके राइफल के साथ पहरे में उन्होंने वहां की सफाई की, क्योंकि तभी भी अंदेशा था कि जो शेरनी है वो आसपास के एरिया को छोड़ करके दूर नहीं गई है। और उस साफ की गई जगह पर भैंस का एक कटरा बांधा गया और कटरे के गले में घंटी बांध दी गई ताकि कटरे की जो एक्टिविटी है उसके बारे में पता चलता रहे कि कटरा बैठा है या खड़ा है या शेरनी का हमला हुआ है। वो सारी सूचनाएं घंटी के द्वारा शिकारियों को, जो कि 22-23 फीट की ऊंचाई पर गूलर के पेड़ पर बैठे थे, और हथनियों की सहायता से गूलर के पेड़ के ऊपर मचान बांध दी गई एक चारपाई के द्वारा। चारपाई के द्वारा जो मचान है वो तुरंत बन जाती है, आधे 1 घंटे में मचान बांध दी जाती है। चारपाई को उल्टा करके और उसको रस्सियों के साथ वी शेप की जो शाखा होती है, एक ब्रांच इधर निकल जाती है, एक इधर निकल जाती है, उसके ऊपर चारपाई को उल्टा रख करके उसको बांध दिया जाता है। और उसके जो पाए होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और चारों तरफ बांसों का या बलियों को घेरा लगा दिया जाता है ताकि शिकारी दल नीचे ना गिर पड़े। और इस प्रकार उस मचान को 1 घंटे के अंदर बांध दिया गया और हाथी की सहायता से जो शिकारी दल था वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके और मचान पर बैठ गया। और शाम के 4 बजे तक ये सारी व्यवस्था होगी और कटरे को बांध करके 15-20 जनों की जो टोली जो ट्रैक्टर से आई थी वो बांध करके और वो भी विदा हो गई और जो सारा एरिया था वो सूना पड़ गया। धीरे धीरे शाम हो गई और सूरज का जो लाल गोला था वो क्षितिज पर, जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं, वहां पर जाकर के वो अस्त हो गया। और उसके बाद जो गोधूली वेला थी वो रात को अपना प्रतिनिधि बना करके विदा हो गई। और जो चांद था वो अपनी तीसरी कला पर था, इसलिए जो तारों की जो रोशनी थी वो पर्याप्त थी उस कटरे को देखने के लिए जहां पर वो कटरा बांधा गया था। थोड़ी देर के बाद में करीब 100-150 मीटर की दूरी से एक गीदड़ के बोलने की आवाज आई और उसके बाद जो गीदड़ था वो रह रह कर बोल रहा था। और शिकारी दल को पूरी आशा थी कि जो शेर है, जो बाघिन है, वो आसपास ही कहीं है और उसको देख करके गीदड़ पुकार रहा है। अगर बाघिन को कटरे का पता चल गया है, क्योंकि कटरा को जब लोग बाग बांध करके अकेले छोड़कर गए थे तो काफी देर तक बोलता रहा था। और ऐसा बोलने वाला जो पशु होता है, चाहे वो कटरा हो बेट के रूप में, चाहे वो बकरी हो, वो शिकार करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसकी आवाज को सुन करके जो मानव भक्षी शेर होते हैं या लेपर्ड होते हैं वो उस आवाज की दिशा की तरफ खींचे चले आते हैं और शिकारी को उनका शिकार करना आसान हो जाता है। और जब गीदड़ लगातार बोल रहा था तो शिकारी दल तुरंत आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और सतर्क होकर बैठ गया। लेकिन आधे घंटे तक लगातार देखते रहने के बाद किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई और गीदड़ के बोलने की आवाज भी धीरे धीरे खत्म हो गई। जान पड़ता था गीदड़ बोलता गया और दूर जाता गया। लेकिन शेरों की जो आदत होती है, वो जब शिकार पर आते हैं तो वो बड़ी जल्दी से नहीं आते, वो एकदम धीरे धीरे टो लेते हुए
अपने खतरे को भांपते हुए वो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऐसे शेर जो कि मानवभक्षी हो जाते हैं, उनको पता होता है कि जब वो एक बार इंसान का शिकार कर लेते हैं तो जो रेस्क्यू पार्टी है वो जरूर बाद में आती है। तो इसलिए शिकारी दल पूरी सावधानी के साथ बैठा रहा, लेकिन जो शेर था वो नहीं आया और बीच बीच में कटरे की घंटी बजती थी, जिससे पता चलता था कि कटरा हिलजुल रहा है और उसके सामने जो घास पड़ी हुई थी उसको खा रहा है। और तय समय के अनुसार रात के 11 बजे ट्रैक्टर पर सवार होकर के 15-20 जनों की पार्टी आई और उनकी सहायता से जो शिकारी दल था वो नीचे उतरा और उतर करके ट्रैक्टर पर सवार होकर के सोने के लिए चला गया। और जो कटरा था उसको भी खोल करके वे लोग ले गए। अगले दिन 10 अगस्त 1978 को शाम के 5 बजे शिकारी दल फिर अपनी मचान पर जा करके बैठ गया और उसके बैठने के करीब 15-20 मिनट के बाद में कटरे को लाया गया और ठीक उसी जगह पर बांध करके 20-25 जनों की जो टोली आई थी वो शोर मचाती हुई ट्रैक्टर पर सवार होकर के चली गई। और उनके जाने के बाद कटरा करीब 10-15 मिनट तक बोलता रहा और बोलने के बाद में वो शांत होकर के खड़ा हो गया। और 5-10 मिनट के बाद ही कटरे की जो भाव भंगिमा थी वो चेंज होगी और वो बड़ी उत्तेजित अवस्था में गन्ने के खेतों की तरफ देख रहा था और साफ महसूस हो रहा था कि ये गन्ने के खेत में जिसको कटरा महसूस कर रहा है या देख पा रहा है वो या तो शेर है या कोई और ऐसा खतरनाक जानवर है, जिसको देख करके जो कटरा था वो पीछे की तरफ हटता था और रस्सी तोड़ाने की कोशिश करता था और उसके कान बुरी तरह से मूव कर रहे थे और वो बहुत उत्तेजित अवस्था में रस्सी तोड़ा करके भाग जाने की कोशिश कर रहा था। और थोड़ी देर बाद कटरा का ध्यान बाईं तरफ चला गया और इस प्रकार पूरे 10-15 मिनट तक कटरा कभी बाईं तरफ देखता था, कभी दाईं तरफ देखता था। और उससे शिकारी दल को ये आइडिया तो था कि जो भी खतरे वाली चीज है वो गन्ने के खेत में इस कटरे को पकड़ने की कोशिश में है। लेकिन थोड़ा उजाला होने की वजह से, क्योंकि गोधूली की वेला थी, वो आगे बढ़ने में हिचक रहे हैं या उनको शिकारी दल का आइडिया हो गया है। पूरे 5 मिनट तक वो शेर इसी तरह अपना मुंह बाहर गन्ने के खेतों में से निकाल करके उस रास्ते का जायजा ले रहे थे जहां पर कि वो कटरा बंधा हुआ था। और कटरा पूरी तरह से घबराया हुआ, डरा हुआ, अपनी रस्सी को तुड़ा करके भाग जाने की कोशिश में था। और 5 मिनट के बाद जो शेर थे वो वापस गन्ने के खेतों के अंदर चले गए और शिकारी दल बिल्कुल निश्चल होकर के बैठा रहा, क्योंकि ये जो शेर होते हैं इनकी निगाह बहुत तेज होती है, लेकिन इनकी निगाह में एक कमी ये होती है कि अगर किसी तरह की हिलजुल ना हो या बिल्कुल शांत होकर के निश्चल होकर के बैठा जाए तो ये चीज पर फोकस नहीं कर पाते उतनी बढ़िया तरीके से, और जरा सी मूवमेंट होने से ही ये तुरंत उस चीज को पकड़ लेते हैं। इसलिए शिकारी दल बिल्कुल निश्चल होकर के बैठा था और इंतजार कर रहा था कि वो शेर पूरी तरह से बाहर आए ताकि उसको ट्रैंकुलाइज किया जा सके या गोली मारी जा सके। लेकिन शिकारी दल ये हैरान हो रहा था कि ये 2 शेर हैं, लेकिन उनका आइडिया था कि पहले केवल एक शेरनी ही है। लेकिन अब उनको ये नहीं पता था कि ये जो साथ में उसके है वो मेल है या वो भी शेरनी है या इस शेरनी की कोई बच्चा है जो कि पूरी ग्रो अवस्था में है। शिकारी दल को इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन 2 शेरों को देख करके वो हैरान थे। और शेर 5 मिनट के बाद गन्ने के खेतों में वापस चले गए और पूरे 10 मिनट के बाद में अचानक से एक शेर का जो मुंह था वो फिर गन्ने के खेत से बाहर निकला और उस बाघिन ने गन्ने के खेत से मुंह बाहर निकालने के बाद में बड़ी तेजी से एक झपट ली। और झपट उसने जो ली थी वो उस कटरे के बगल से ली थी, क्योंकि वो कटरे के सामने से झपट नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि कटरा जो था वो अच्छे बड़े साइज का था और उससे संघर्ष की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए शेरनी ने बगल से झपट लेकर के एक ही झटके में उस कटरे को नीचे गिरा करके उसके ऊपर सवार हो गई और उसकी गर्दन को दबा करके बैठ गई। और जो एनपी सिंह थे उन्होंने जब अपनी ट्रैंकुलाइज गन से उस बेहोशी की जो डांट मारी उस बाघिन के ऊपर, तो वो अपने निशाने पर नहीं लगी और वो उस शेरनी के पास ही जमीन में जाकर के गिरी। लेकिन दूसरा एक्शन लेने के लिए जो बाबू सिंह शिकारी थे वो अपनी 315 बोर की राइफल के साथ पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने शेरनी के कंधे का निशाना लिया और गोली छोड़ दी। और जो गोली थी, एक ही गोली में शेर पहले हवा में 5-6 फीट ऊपर उठा और उसके बाद में वो सीधा गन्ने के खेत में चला गया। और इस प्रकार एक गोली लगने के बाद में दूसरी गोली मारने का कोई मौका नहीं मिला और
अंधेरे में कटरा पड़ा हुआ नजर आ रहा था, जो कि शायद मर गया था। और शिकारी दल नीचे नहीं उतरना चाहता था, नीचे उतरने में पूरा खतरा था, क्योंकि एक तो उन्होंने 2 शेर देखे थे, दूसरा ये जो शेर था इसको गोली लगी थी वो मर गया था या घायल था इसका कोई आइडिया नहीं था। और अगर उनको 11 बजे बुलाना था अपनी रेस्क्यू पार्टी को, जो कि इनको लेने के लिए आते, उस पार्टी को जो कि इनको मचानों से उतार करके ले जाते, तो उनको तभी आना था जब कोई गोली ना चलती। और एक गोली की आवाज़ वहां पर पहुंच गई थी, तो उन लोगों को ये आइडिया हो गया था कि शेर के ऊपर गोली चलाई गई है, और इसलिए वो भी उनको लेने के लिए नहीं आए। और उनको बुलाने के लिए इनका 2 लगातार गोलियां हवा में चलानी थी, लेकिन इन्होंने उनको बुलाने के लिए हवा में कोई गोली नहीं चलाई, क्योंकि जो इनको लेने के लिए आते उनके ऊपर भी इस घायल शेर का और दूसरे शेर का खतरा हो सकता था। इसलिए शिकारी दल रात भर उस मचान के ऊपर बैठा रहा और दिन होने का इंतजार करता रहा। जब पर्याप्त मात्रा में उजाला हो गया, तब ट्रैक्टर पर सवार होकर के 15-20 जनों की पार्टी आई। और जब वो आए तो एक खून की लकीर जो गन्ने के खेतों के अंदर जा रही थी, तो गन्ने के खेतों में जाने के लिए ये जो शिकारी दल था ये वापस ट्रैक्टर के ऊपर सवार होकर के अपने कैंप में गया, गांव में गया। और वहां पर जो हरिहर प्यारी हथनी बंधी हुई थी और वहीं पर चंपाकली हथनी थी, उनके ऊपर सवार होकर के करीब 8 जनों की पार्टी आई। और गन्ने के खेतों के अंदर जब वो एंटर हुए तो करीब 25-30 गज अंदर गन्ने के खेतों में एक जो शेर था वो मरा हुआ मिल गया। और उस शेर को जब बाहर निकाला गया तो पता चला कि वो एक अधेड़ उम्र का मेल शेर था। और बाद में ये इस बात को कन्फर्म हो गया कि जो बिली अर्जुन सिंह थे या फिर उनके वहां पर जो उनके पालनकर्ता जैक्सन और लल्लू थे, जो कि उस सुहेली की जो बाघिन थी जिसका नाम तारा था, उन्होंने बताया था कि एक नर शेर के साथ वो देखी जाती है आजकल। तो ये वही नर शेर होगा, वही मेल शेर होगा जिसके साथ में ये जो बाघिन थी सुहेली की, ये अपना जोड़ा बना रही थी। और शेरों का जो मेटिंग काल होता है वो बहुत लचीला होता है, नवंबर से लेकर के मार्च तक ये चलता है। लेकिन अगर शेरनी कंसीव ना कर पाए तो जो मेल शेर है वो लंबे समय तक शेरनी के साथ बना भी रहता है। नहीं तो जो शेर होता है वो 15 दिन 20 दिन का साथ रहता है शेरनी के साथ में। और शेरनी को जब आइडिया हो जाता है कि वो कंसीव हो गई है तो वो शेर को छोड़ करके खुद ही चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो मेल बाघ था ये काफी लंबे समय से उस बाघिन के साथ था। और उस सुहेली की नरभक्षी बाघिन के आशिकी के फेर में ये जो मेल था ये मारा गया। और इस प्रकार इस मेल शेर को मारने के बाद में शिकारी दल ने ये आइडिया लगाया कि इस शेर का भी जरूर कोई ना कोई हाथ रहा होगा इन शिकार को खाने में। हो सकता है बाद में मारने में भी उसका हाथ रहा हो, क्योंकि सबसे पहला शिकार जब अकबर मजदूर को इस शेरनी के द्वारा, इस बाघिन के द्वारा न्योरा नाले के पुल के पास कौवा घाटी में मारा गया था, उस समय वो अकबर की बॉडी को लेकर के उस मेल शेर के पास ही ले गई थी। तो मेल शेर अकबर की बॉडी को देख करके उठ करके दूर चला गया था। और लेकिन बाद में पूरी आशंका थी कि ये जो मेल शेर था ये भी इसका सहयोगी था। और इस प्रकार यह एक मेल शेर उस शेरनी के फेर में पड़ करके मारा गया। 10 अगस्त 1978 को यह मेल शेर मारा गया था। और उसके बाद में 6 सितंबर सन 1978 को फरसहिया जगह की रहने वाली करतार कौर इस शेरनी का 8वां शिकार बन गई। और ये जो करतार कौर और इसका पति जो इंदर सिंह थे, और इंदर सिंह का एक भाई था, उनका एक डेरा था गन्ने के खेतों के बीच में फरसहिया के पास में। और डेरे का मतलब ये है कि गन्ने के खेतों के बीच में ही उन्होंने अपना घर बना रखा था दोनों भाइयों ने। और जो करतार कौर थी वो अपने घर में से आंगन को पार करके दरवाजे को खोल करके, गेट को खोल करके, बड़ा सा गेट लगा रखा था लोहे का, उसको खोल करके वो करीब 70-80 फीट दूर ही गन्ने के खेतों के किनारे ही वहां पर घास उगी थी, उसको वो काटने के लिए गई थी। और अकेली ही गई थी, घर से ज्यादा दूर नहीं थी, केवल 60-70 फीट की दूरी पर ही थी। और जो उन्होंने 2 भैंसें अपनी रखी हुई थी उसके लिए वो घास काटने के लिए गई थी। और शाम के करीब 4 बजे के समय का वक्त था। और जब वो वहां पर घास काट रही थी तभी उसकी निगाह
गन्ने के खेत के किनारे एक शेरनी पर पड़ी, एक बाघिन पर पड़ी, जो उसकी तरफ सिथर निगाह से मुंह नीचे की तरफ करके बड़े सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही करतार कौर ने उस बाघिन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, उसने तुरंत अपने घर की तरफ रुख किया और बड़ी तेजी से वो अपनी घर की तरफ सुरक्षा के लिए भागी, क्योंकि उसका घर वहां से ज्यादा दूर नहीं था, 60-70 फीट की दूरी पर ही था। और इतनी दूरी को मजे से ही 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर ही पार किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही शेरनी ने देखा कि उसका शिकार भागा जा रहा है, उसने तुरंत एक छलांग ली। पहली छलांग उसने 18-20 फीट की ली, और उसके बाद दूसरी छलांग 20-22 फीट की, और तीसरी छलांग भी 20-22 फीट की। शेरों के अंदर अगर शेर बिल्कुल शांत स्टिल खड़ा है और उसके बाद वो जब जंप लेता है, तो पहली उसकी जो छलांग 18-20 फीट की होती है, और उसके बाद में उसकी छलांग की जो गैप होता है वो बढ़ता जाता है। दूसरी छलांग 22-23 फीट की, और शेर 28-30 फीट तक की छलांग भी ले लेते हैं। और तीसरी छलांग में घर से केवल 4-5 फीट की दूरी पर ही उस शेरनी ने करतार कौर को दबोच लिया, और दबोच करके वो गन्ने के खेतों में ले गई। और करतार कौर के मुंह से एक भयानक चीख निकली, और उसका जो हस्बैंड था वो इंदर सिंह घर के अंदर ही था। और जैसे ही वो गेट खोलकर आया और उसने एक हल्की सी निगाह देखी कि उससे करीब 30-40 फीट की दूरी पर एक शेरनी करतार कौर को गर्दन से घसीट करके उसी के गन्ने के खेत में ले जा रही है। और इंदर सिंह तुरंत अंदर की तरफ भागा और अपनी 12 बोर की जो दुनाली थी उसको उठा लाया, और उसमें 2 कारतूस भरे और कुछ एक्स्ट्रा कारतूस अपनी जेब में डाले, और वो शोर मचाता हुआ अकेला ही बड़ी दिलेरी से अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसी जगह की तरफ भागा जहां से शेरनी अंदर की तरफ गई थी। और साथ ही उसने गन्ने के खेत में घुसने से पहले 2 हवाई फायर भी किए, और उसके बाद में उसने दोबारा अपने जो 12 बोर की बंदूक थी उसमें 2 कारतूस डाले और गन्ने के खेत के अंदर बड़ी दिलेरी के साथ घुस गया। और शेरनी बंदूक की आवाज को सुन करके वो वहां से करतार कौर की बॉडी को छोड़ करके चली गई। हो सकता है कि इसका कारण ये हो कि कुछ समय पहले ही उसने ऐसी ही आवाज सुनी थी और उसका पार्टनर मारा गया था, और इस चीज का उसे ध्यान हो, तो वो शेरनी इस आवाज को सुन करके करतार कौर की बॉडी को छोड़कर चली गई। और करतार कौर की बॉडी को बड़ी मुश्किल से जो इंदर सिंह था वो अपने घर लेके आया। करतार कौर की बॉडी को तो उसने बचा लिया, लेकिन करतार कौर को बचाया नहीं जा सका, और इस प्रकार करतार कौर जो थी वो इस शेरनी का 8वां शिकार बनी। 10 नवंबर 1978 को राम अवतार इस शेरनी का 9वां शिकार बन गया। राम अवतार करीब दिन के 12 बजे अपने लाही के खेत का निरीक्षण करने के लिए अपने घर से गया था, और उसके घर से उसका जो खेत था वो करीब 700-800 मीटर की दूरी पर था, और अपने साथ वो कुल्हाड़ी ले गया था। कुल्हाड़ी से एक तो सुरक्षा हो जाती, साथ में वो कुछ जलावन की लकड़ भी काट करके ले आता, जो कि उसके अपने ही खेत के पास किनारे पर एक जेती का भारी पेड़ था, उसको उसने काटने का इरादा किया था। और जब शाम के करीब 5-5:30 बजे तक भी वो राम अवतार घर पर नहीं पहुंचा, तो उनके घर वालों को चिंता हुई, और पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई काम पड़ गया हो, लेकिन बाद में 4-5 जने जो घर के थे वो राम अवतार को देखने के लिए घर से गए। और जब वो उस लाही के खेत के पास पहुंचे, लाही मेरे आइडिया से शायद एक प्रकार की कोई सरसों को बोलते हैं या राई को बोलते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है। अगर मेरे किसी साथी को पता हो जो कि उस यूपी के उस एरिया के रहने वाले हैं, लखीमपुर के आसपास के एरिया के रहने वाले हैं, कि लाही क्या चीज होती है, वो प्लीज मेरे को कमेंट में बताएं, ताकि मेरे ज्ञान में भी इजाफा हो कि लाही किसे बोला जाता है। तो लाही के खेत के पास में जब राम अवतार के घर वाले पहुंचे, जो कि संख्या में 4-5 थे, तो उनको वहां पर राम अवतार के तो पैरों को कोई निशान नहीं मिले, लेकिन जिस रास्ते से वो उस लाही के खेत के पास पहुंचे थे वहां पर एक बाघिन के पैरों को उन्हें निशान नजर आए। तो उनकी चिंता बढ़ गई, और उनको ये लगा कि अगर बाघिन के निशान यहाँ पर है तो राम अवतार भी यहाँ पर आया था, कहीं राम अवतार बाघिन का शिकार तो नहीं हो गया है। अब खेत के अंदर घुसने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, और वो वहां से जैती का जो पेड़ था उसकी दिशा की तरफ चले गए, क्योंकि राम अवतार उनको बता के गया था कि वो जैती के पेड़ के ऊपर चढ़ करके वो उसकी डालियां काट करके गिराएगा और जलाने के लिए लकड़ लेके आएगा। तो जब वो जेती के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां पर जबरदस्त संघर्ष के निशान मिले, और जगह जगह ब्लड के निशान पड़े हुए थे, और नीचे ही जो राम अवतार था उसकी कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी, और उसके सिर पर जो बंधे हुआ एक पगड़ी नुमा कपड़ा था वो भी पड़ा हुआ था।
और उसके बाद घसीटने के निशान भी एक तरफ को जा रहे थे। उसको देखते ही उनके घर वालों को ये पूरा यकीन हो गया कि वो जो राम अवतार है वो उस नरभक्षी बाघिन का शिकार हो गया है। लेकिन नीचे जेती के पेड़ की कोई डालियां कटी हुई नहीं थी। इससे उनको यह आइडिया हुआ कि इससे पहले कि राम अवतार उस पेड़ के ऊपर चढ़ पाता या राम अवतार पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, शेरनी ने उसको पीछे से आकर दबोच लिया और नीचे खड़े होकर के वो उस पेड़ के ऊपर की तरफ ही देख रहे थे, जैसे वो उस पेड़ से पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें मालूम है कि राम अवतार के साथ उस दिन क्या हुआ था उस शाम को। तो जो वो पेड़ था वो गोपनीयता की शपथ खाए हुए मंत्री की तरह चुपचाप निश्चल खड़ा रहा और धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। इसलिए उसके जो परिजन थे वो खतरा नहीं उठा सकते थे उसको खोजने के लिए, क्योंकि वो संख्या में कम थे और दूसरा रात भी बड़ी तेजी से आ रही थी और उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए उनके परिजन वापस अपने घर चले गए और गांव में जाकर के उन्हें सारी सिचुएशन बताई। और अगले दिन सुबह होने पर जब राम अवतार की खोज की गई तो उसके लाही के खेत के अंदर ही उसकी कुछ पसलियां और कुछ हड्डियां ही मिली और उस राम अवतार की बॉडी को वो नरभक्षी बाघिन पूरा का पूरा ही खा गई। और इसके बाद 1978 से चलता हुआ काल चक्कर 1979 पे आ गया और 13 जनवरी 1979 को रामलाल नाम का एक व्यक्ति इस बाघिन का 10वां शिकार बन गया। अपने घर से कुछ 100 गज की दूरी पर रामलाल अपने भैंसों के लिए दिन के करीब 1 बजे चारा के लिए वो गया था और जैसे ही वो गन्ने के खेतों के पास पहुंचा, वहां पर जो छुपी हुई बाघिन थी उसने उसको दबोच करके गन्ने के खेतों के अंदर ले गई और वो चारे को काट नहीं पाया और वो बता करके गया था कि वो 1.5-2 घंटे में वापस आ जाएगा। लेकिन जब वो 4 बजे तक भी घर पे वापस नहीं आया तो उसके घर वाले और साथ में उसने अपने और गांव वाले थे उनको इकट्ठा किया और 20-22 जनों की पार्टी जब आगे बढ़ी तो वहां पर उन्हें पगमार्क मिले और जो रामलाल थे उसके खून से सने कपड़े फटे हुए मिले और उनके द्वारा जोरों से शोर मचाने से जो शेरनी थी जो कि अंदर उस गन्ने के खेत के अंदर ही रामलाल की बॉडी के पास ही बैठी हुई थी और उसकी आधी बॉडी को खा चुकी थी, वो उसकी बॉडी को लेकर के घसीट करके आगे बढ़ने लगी। और ये जो पार्टी आई थी ये अपने साथ मशाल भी लेके आई थी और उसके बाद में वो गन्ने के खेतों के अंदर शोर मचाते हुए घुस गए और वो जो शेरनी थी वो अपनी उस शिकार को लेकर के बचे हुए शिकार को लेकर के आगे बढ़ती गई और इस तरह से उस शेरनी के द्वारा एक घसीटन का निशान बन रहा था। और दूसरी बात यह थी कि बॉडी का कोई ना कोई पार्ट पीछे छूटता जा रहा था गन्ने के खेतों में फंस कर और उससे वो उसका पीछा करते जा रहे थे। बाद में जो शेरनी थी वो उस बॉडी को छोड़ करके चली गई और आधी खाई रामलाल की बॉडी को उसकी जो परिवारजन थे वो रिकवर करके वापस लेके आए। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उनको पूरा यकीन था कि ये जितनी भी घटनाएं की जा रही हैं ये बिली अर्जुन सिंह की जो पालतू शेरनी तारा थी जो घर छोड़ करके एक मेल शेर के साथ चली गई थी उसी के द्वारा की जा रही है। 7 फरवरी 1979 को श्रीराम और बसावन 2 व्यक्ति गन्ने के खेतों में काम करने के लिए गए थे। उनके गन्ने के खेत आपस में मिले हुए थे दोनों के और जब वो गन्ने के खेतों में काम करने के लिए गए तो थोड़ी देर के बाद में बारिश होने लगी और बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर के जो कि गन्ने के खेत के किनारे ही जो रास्ता जाता था खेतों के बीच में से होता हुआ वहां पर एक पेड़ था उसके नीचे वो बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए और खड़े होकर के वो बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगे। तभी जो बिसावन था उसकी निगाह पड़ी करीब 100-150 गज की दूरी पर एक गन्ने के खेत में से एक बाघिन छलांग मार करके दूसरे गन्ने के खेत में गई है। और जैसे ही उस बिसावन ने उस बाघिन को एक झलक देखी उसने तुरंत श्रीराम को बोला कि वहां पर उसने अभी बाघिन को देखा है जो कि दूसरे गन्ने के खेत में गई है और तुरंत घर की तरफ चल देना चाहिए। और ऐसा कह करके जो बिसावन था वो उसने वहां पर खड़े रहना उचित नहीं समझा और वो तुरंत सर पे पैर रख करके गांव की दिशा की तरफ भागा। और जो श्रीराम था उसने अपने कुछ सेकंड उस जगह की तरफ देखते हुए खराब कर दिए कि जिस दिशा की तरफ वो शेरनी का इशारा करके जो बिसावन था वो भागा था। और जब उसने मुड़कर देखा कि बिसावन तो भागता हुआ जा रहा है तो जो श्रीराम था वो भी उसी दिशा की तरफ बड़ी तेजी से भागा। बिसावन के बीच में और श्रीराम के बीच में करीब 40-50 फीट का अंतर पड़ गया था और दोनों बड़ी तेजी से गांव की तरफ भाग रहे थे। और जो शेरनी ने उनको भागते हुए देखा तो पीछे से
वो भागती हुई आई और उसने पीछा करके श्री राम को दबोच करके गिरा दिया। और श्री राम की चीखों को बिसावन ने सुना भी, लेकिन आत्मरक्षा का कोई हथियार नहीं था, कोई मशाल नहीं, किसी तरह की कोई राइफल नहीं। और इसलिए जो बिसावन था वो भागता हुआ गांव में पहुंचा और चिल्ला करके उसने गांव वालों को बताया। और वहां से 30-40 जनों की भीड़ इकट्ठी हुई। और करीब 1 घंटे के बाद में जब वो उस घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें श्री राम की ना तो बॉडी मिली, केवल उसके फटे हुए कुछ कपड़े मिले। और बाद में श्री राम की बॉडी को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन श्री राम की बॉडी नहीं मिली। और 2 दिन के बाद में वहां से करीब 150-200 मीटर की दूरी पर केवल कुछ मानव हड्डियां ही मिली। और इस प्रकार श्री राम की बॉडी को भी वो मानव भक्षी शेरनी पूरा का पूरा खा गई। और ये जो श्री राम था, ये उस मानव भक्षी शेरनी का 11वां शिकार था। 28 फरवरी सन 1979 को इतवारी नाम का जो मजदूर था वो इस बाघिन का शिकार बन गया। 20-22 मजदूरों की एक जो टोली थी वो जोगिंदर सिंह नाम का जो किसान था उसके फार्म में काम कर रही थी। और दोपहर का जब वो खाना खा रहे थे, सब इकट्ठे होकर के बैठे थे, तभी अचानक से जो शेरनी थी वो दूसरे गन्ने के खेतों के बीच में से प्रकट हुई। और जो इतवारी किनारे पर बैठा हुआ था उस टोली के, उसको तुरंत गर्दन से पकड़ करके वो घसीट करके ले गई। और उसकी हिम्मत को देख करके पहले तो वो मजदूर चीखते हुए भागे, बाद में सब ने हिम्मत जोड़ करके इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उन्होंने जोरों से शोर मचाया और उस दिशा की तरफ, पीछे की तरफ गए जिधर वो शेरनी इतवारी को घसीट करके लेकर गई थी। और उनको अपनी तरफ बढ़ते हुए देख करके शेरनी ने जोरों से गुर्राह कर उनको भगाने की कोशिश की। तो मजदूर जो थे वो वहीं पर खड़े हो गए और आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो लगातार शोर मचाते रहे। और जो शेरनी थी वो इतवारी की बॉडी को छोड़ करके वहां से चली गई। और इतवारी को बचाया तो नहीं जा सका, लेकिन उसको शेरनी मार गई थी और उसको वो खा नहीं सकी। प्रकार ये जो इतवारी था, ये मैन ईटर उस बाघिन का ये 12वां शिकार था। इस प्रकार दुधवा नेशनल पार्क के आर पार गन्ने के खेतों में और जंगल के किनारे पर और सुहेली नदी के दोनों तरफ ये जो मैन ईटिंग और मैन किलिंग की जो घटनाएं हो रही थी, इसकी गूंज दिल्ली तक भी जा पहुंची और अखबारों में सुर्खियों के साथ ये घटनाएं छपी। और तब दिल्ली के तत्कालीन गृह मंत्री H.M. पटेल जो थे वो हेलीकॉप्टर के साथ में पलिया गए और पलिया से उतर करके वो दुधवा नेशनल पार्क पहुंचे। और दुधवा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। और वहां पर जाकर के उनको पता चला कि ये जितनी भी घटनाएं हैं इसका शक उस तारा के ऊपर ही किया जा रहा है। इसके बाद वो टाइगर हेवन भी गए और बिली अर्जुन सिंह के साथ उनकी मीटिंग हुई। और वहां पर उन्हें बिली अर्जुन सिंह ने बताया कि ये जो तारा है वो ये घटनाएं नहीं कर रही, ये कोई और बाघिन इन इंसानों को मार के खा रही है। जो तारा है वो तो टाइगर हेवन में बंधे हुए पड्डे को खाने के लिए अक्सर आती है, उसको बुलाने के लिए यहाँ पर पड्डा बांधा जाता है। और कई बार उस तारा को रात को देखा गया है कि वो पड्डा खाने के लिए टाइगर हेवन पर आती है। तो उसके इस प्रकार कहने से जो H.M. पटेल थे और जो दूसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, उन्होंने बिली अर्जुन सिंह को बोला कि वो भी उनको भी दिखाएं, वो भी रात को रुकेंगे। और उनके द्वारा 1-2 रात वहां पर रुकने पर भी तारा को उन्होंने नहीं देखा और बिली अर्जुन सिंह तारा को नहीं दिखा पाए, दिखाने में असफल रहे। लेकिन बिली अर्जुन सिंह ये दावा करते रहे कि वो जो बाघिन है आदमखोर वो उनकी तारा नहीं है। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो तारा के ऊपर ही शक करता रहा। और जो राम लखन सिंह जो निदेशक थे दुधवा पार्क के, उनका भी पूरा शक तारा के ऊपर ही था। H.M. पटेल के वापस दिल्ली लौट जाने के बाद भी टाइगर हेवन पर लगातार जैक्सन और लल्लू ये जो दो थे ये टाइगर हेवन के कर्मचारी थे, ये लगातार पड्डा बांधते रहे। और जो तारा नाम की जो बाघिन थी वो उस पड्डे को खाती रही और जब तक वो पड्डा वहां पर बनता रहा और ये मानव भक्षण की जो घटनाएं थी ये बंद रही। और जैसे ही पड्डे को दोबारा से बांधने कम कर दिया गया तो मानव भक्षण की जो घटना जो चक्र था वो दूसरा दौर उसका शुरू हो गया। इसके बाद में उस मानव भक्षी बाघिन के द्वारा क्या क्या और घटनाएं की गई, किन किन इंसानों को कहां कहां पर मारा गया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और किस प्रकार उस मानव भक्षी बाघिन को हरिहर प्यारी हथनी के द्वारा खोज करके ठिकाने लगाया गया, वो सब मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।